अर्ज किया है, बड़े बड़े अमीर बहुत कुछ हार जाते हैं जुए में, बड़े बड़े अमीर बहुत कुछ हार जाते हैं जुए में, आज HCF वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को उड़ा देंगे धुएं में। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम यहां पे क्लास 10th में मैथमेटिक्स की कहानी देख रहे थे, जहां पे अपने कहानी की शुरुआत हमने पहले चैप्टर रियल नंबर्स के साथ ऑलरेडी कर दी थी। तो रियल नंबर्स में ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हो गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो भैया, जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और उन सारे लेक्चर्स को देख लो। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इसी सीरीज में हमारा ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये तो अत्यंत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। टॉपिक देख रहे हो सर क्या है, यानी कि इस लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि किसी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के कैसे पता करेंगे सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए HCF लगाना चाहिए या LCM लगाना चाहिए। सर फर्स्ट चैप्टर से ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स की कहानी होती है, इससे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा डरते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपके अंदर से ये डर मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। सिर्फ 3 पॉइंट्स बताऊंगा, उन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हो किसी भी फर्स्ट चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम को चुटकियों में धुएं में उड़ा दोगे। तो अब आ जाते हैं अपने 3 पॉइंट्स पे। उसके बाद इन 3 पॉइंट्स का एप्लीकेशन सवालों के थ्रू समझेंगे सर। देखो, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉक्ड अबाउट इन क्वेश्चन। यानी कि जब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को समझा रहा हूंगा तो ये मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों को कम से कम इतनी अंग्रेजी आती है कि सवाल के लैंग्वेज को आप लोग डिकोड कर पाओ और ये समझ जाओ कि सवाल में बोला क्या जा रहा है सर। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दूसरे पॉइंट में आप लोग को मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि कभी भी अगर बहुत सारे आमों का HCF निकालिएगा ना तो आम ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आमों का HCF अमरूद आ जाएगा। समझना बात को लॉजिकली। कभी भी अगर बहुत सारे गधों का HCF निकालिएगा ना तो गधा ही आएगा, कभी भी HCF घोड़ा नहीं आ सकता है गधों का। इसी तरीके से अगर बहुत सारे घोड़ों का HCF निकालिएगा तो घोड़ा ही आएगा, हाथी कभी नहीं आएगा। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, जिस टाइप की क्वांटिटीज का आप HCF निकालते हो ना, HCF उसी टाइप की क्वांटिटी आती है। यानी कि अगर आप किताबों का HCF निकाल रहे हो ना तो बुक शेल्फ नहीं आएगा, किताब के बारे में ही जानकारी मिलेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका एप्लीकेशन आगे सवालों में देखेंगे। और ये आखिरी पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये दिल है। ये अगर आपके दिमाग में है, ये दिल अगर आपके दिमाग में है तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर लोगे। यहां पे बोला जा रहा है कि दी HCF ऑफ गिवन नंबर्स कैन नेवर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HCF ऑफ गिवन नंबर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ सर कि कभी भी अगर आप गिवन नंबर्स का HCF निकालोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो HCF आया है ना वो आपके गिवन नंबर से बड़ा कभी भी नहीं आ सकता। हमेशा याद रखना कि नंबर्स का HCF गिवन नंबर से बड़ा कभी भी नहीं आ सकता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि मैं 6 और 10 का HCF निकाल रहा हूं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इनका जो HCF होगा ये 10 से बड़ा आ जाए। यानी कभी भी नहीं होगा सर कि इनका HCF इन्हीं नंबर से बड़ा आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका एप्लीकेशन हम सवालों में देखने वाले हैं सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर ये 3 पॉइंट बस अभी आप दिमाग में रखते हो तो अब जैसे जैसे सवाल पे चर्चा स्टार्ट होगी सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और ये एक बहुत तगड़ा लेक्चर रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा सर। तो अपने लेक्चर की कहानी बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे, तो अब अपने कंसेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वैरायटी पे, जो कि है HCF वाले वर्ड प्रॉब्लम्स की वैरायटी। जी हां, एक ऐसी वैरायटी जिसको स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खतरनाक मानते हैं, एक ऐसी वैरायटी जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में लगा देती है आग, निकाल देती है उनका झाग और सवालों को देखकर उनको लगता है भाग मिल्खा भाग। लेकिन प्रिंस सर के रहते हुए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हेन प्रिंस सर इज हियर नथिंग टू फियर। प्रिंस सर ने अभी अभी आप लोगों को सवाल को टैकल करने के लिए जो पॉइंटर्स बताएं, उन पॉइंटर्स को अगर आप लोग ध्यान में रखते हो
तो फर्स्ट चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, इस फर्स्ट चैप्टर के जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, इनमें मेनली दो ही समस्याएं स्टूडेंट्स को आती है। समस्या नंबर 1, सर पूरे सवाल की कहानी होती है अंग्रेजी में, अब वो ये डिकोड ही नहीं कर पाते हैं कि अंग्रेजी में आखिर कहानी बोली क्या जा रही है। और दूसरी बड़ी वाली समस्या ये होती है कि सवाल पढ़ के वो ये जज नहीं कर पाते कि सवाल को सॉल्व करने के लिए HCF लगाया जाए कि LCM लगाया जाए। लेकिन अगर प्रिंस सर के बताए गए पॉइंटर्स आपके दिमाग में हैं तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े इजीली फर्स्ट चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स को चुटकियों में धुएं में उड़ा दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर की कहानी को इस पहले वर्ड प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? फिलहाल यहां तक की कहानी को समझते हैं, आगे वाली कहानी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले पॉइंटर नंबर 1, मैंने आपको सिखाया कि आपको कम से कम इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि सवाल के लैंग्वेज को पढ़ के आपको यह समझ में आ जाए कि सवाल में बोला क्या जा रहा है। यानी कि प्रिंस सर ये मान के चलेंगे कि आप लोगों को इतनी अंग्रेजी आती है कि सवाल पढ़ के ये समझ जाओ कि सवाल में क्या कहानी बोली गई है। और ऐसे भी कई बार मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में ये बोला है कि अगर आप लोगों को मैथ्स और साइंस में अपना करियर अच्छा बनाना है, कोई भी ऐसी पढ़ाई करनी है जहाँ पे मैथ्स और साइंस इन्वॉल्व हो रही हो, तो इंग्लिश को कभी भी इग्नोर मत करो, इंग्लिश को भी थोड़ा ध्यान दे के पढ़ा करो। क्योंकि जैसे जैसे लाइफ में आगे जाओगे आपको बहुत सारे फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़नी होगी जो कि और भी बढ़िया लेवल की इंग्लिश में होती है। तो अभी से थोड़ा सा इंग्लिश के साथ यूज टू हुए आप लोग और थोड़ा सा इंग्लिश को ध्यान दे के पढ़ा करो सर, ठीक है। तो ये मानते हुए कि आप लोगों को हल्की फुल्की अंग्रेजी आती है, यहां पे सवाल में देखो क्या बोला गया है। तो सवाल में ये वर्ड यूज हुआ है स्टैक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका मतलब पता होगा, जिनको नहीं पता है बता देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो कोई चीज है मेरे पास, कोई पर्टिकुलर चीज है और उसको मैं ऐसा अरेंज करूं कि एक के ऊपर 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 इस तरीके से रखते हुए अगर मैं किसी चीज को अरेंज करता हूं तो इसी को कहते हैं कि मैंने उस चीज के स्टैक्स बना लिए हैं, मैंने उस चीज की स्टैकिंग कर ली है सर। यानी कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। मान लो मेरे पास 5 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं और कोई मुझे कहता है कि इन सिक्कों से स्टैक्स बना के दिखाइए। तो मैंने मान लो क्या किया, यहां पे एक सिक्के के ऊपर दूसरा रखा, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से ये एक अरेंजमेंट किया। मैंने एक और अरेंजमेंट इस तरीके से किया, एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगेन ऐसे इस तरीके से अरेंजमेंट किया। तो ये जो मैं सिक्कों से अरेंजमेंट कर रहा हूं ना, इसी को हम कहते हैं कि हमने सिक्कों से यहां पे स्टैक्स बना लिए हैं, या फिर इसी बात को ऐसा बोल लो कि हमने सिक्कों से स्टैकिंग कर ली है सर। तो जिनको मतलब पता था इस वर्ड का अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था इसी तरीके से एग्जाम्पल के साथ अपने कॉपी के साइड में नोट डाउन कर लो। अब मुद्दे पे लौटते हैं। तो बोला ये जा रहा है सवाल में सर कि एक दुकानदार हैं जो कि मिठाई बेचती हैं, अब उनके पास बेचने के लिए 420 काजू की बर्फियां हैं, इसके साथ साथ 130 बादाम की बर्फियां हैं। अब ध्यान से सुनना। तो इन बर्फियों से अब उनको स्टैक्स बनाने हैं, इन बर्फियों से अब उनको स्टैकिंग करनी है। अब ये जो वो मिठाइयों से बर्फियों से स्टैकिंग करेंगी, स्टैकिंग करते वक्त उनको 2 बातों का ध्यान रखना है। बात नंबर 1, तो पहली बात का ये ध्यान रखना है कि हर एक स्टैक में मिठाइयों की संख्या बिल्कुल सेम होनी चाहिए। हर एक स्टैक में आपके बर्फियों की संख्या बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात का उनको ये ध्यान रखना है कि ये जो मिठाइयों के स्टैक्स बनेंगे सर, इन स्टैक्स को ट्रे में रखा जा रहा है। अब समझना, तो यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि स्टैक्स मिठाइयों के इस तरीके से बनाने हैं कि ये स्टैक्स मिलकर आपके ट्रे में
कम से कम जगह ऑक्युपाई करे। इस तरीके से मिठाइयों के स्टैक्स बनाने हैं कि ये स्टैक्स मिठाइयों के मिलकर आपके इस ट्रे में कम से कम जगह ऑक्युपाई करे। तो इन दो कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको मिठाइयों के स्टैक्स बनाने हैं। अब इसी बेसिस पे सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताइए एक स्टैक में कितनी मिठाइयां होंगी, बताइए एक स्टैक में कितनी बर्फी होंगी। सर सवाल सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल। मिठाई की दुकान पे तो गई होंगे, अब तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि मिठाई की दुकान में डिस्प्ले में मिठाइयां ट्रे में करके सजाई जाती हैं। सर अब ध्यान सुनना, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि या तो मिठाइयों को बिल्कुल सिमेट्रिकल ऑर्डर में सजाते हैं, यानी कि जैसे एक ट्रायंगल बना दिया या कोई ऐसा शेप बना दिया जो कि देखने में सुंदर लगे, तो या तो वो ट्रे में मिठाइयों को सिमेट्रिकल ऑर्डर में सजाते हैं या फिर ऐसा सजाते हैं कि हर एक स्टैक में मिठाइयों की संख्या सेम रहे। यह आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा। और दूसरी बात आपने ये भी ऑब्जर्व की होगी कि कभी भी ऐसा स्टैक नहीं बनाया जाता, यानी कि आपने एक ही ट्रे में दो दो मिठाइयों के स्टैक बना दिया। अरे भैया, अगर इस तरीके से करोगे तो कितने सारे ट्रे यूज में आ जाएंगे। कोशिश ये की जाती है कि इस तरीके से मिठाइयों के स्टैक बनाए जाए कि वो ट्रे के अंदर कम से कम जगह ऑक्युपाई करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिठाइयां फिट की जा सके। सर तो यही सिचुएशन तो यहां पे आ रही है। सर बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है, यानी कि स्टैकिंग करते वक्त यही दो इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हर स्टैक में मिठाइयों की संख्या सेम होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मिठाइयों की स्टैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये मिठाइयां ट्रे के अंदर कम से कम जगह ऑक्युपाई करे। सर तो इस हिसाब से आपको बताना है कि एक स्टैक में कितनी मिठाइयां होंगी, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, हर स्टैक में बराबर मिठाइयां हैं। तो अगर आपने यह पता कर लिया कि एक स्टैक में कितनी मिठाइयां होंगी, तो आपको पता है कि हर स्टैक में उतनी ही मिठाइयां होंगी। सर अब यहां पे मुद्दा यह हो जाता है कि सर सवाल तो समझ गए, सवाल के लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए, एचसीएफ लगाया जाए या एलसीएम लगाया जाए। अब देखो यहां पे सबसे पहले ढूंढो कि आपके सवाल के अंदर नंबर्स क्या क्या हैं जिनके साथ आपको खेलना है। तो कहोगे सर पूरे सवाल में खेलने के लिए नंबर्स यहां पे हैं और यहां पे हैं, यानी दो टाइप की बर्फियां हैं, उन्हीं के नंबर्स हैं, इन्हीं पे खेलना है। अब मुद्दा यह है सर कि नंबर्स का या तो एचसीएफ निकालना होगा या तो एलसीएम निकालना होगा। निकाले क्या सर? अब जवाब को ध्यान से सुनना। अब पॉइंटर नंबर 2 इस्तेमाल करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला कि कभी भी गिवन नंबर्स का एचसीएफ आपके गिवन नंबर से बड़ा नहीं आ सकता। मैंने बोला था सर कि कभी भी गिवन नंबर्स का एचसीएफ आपके गिवन नंबर से बड़ा नहीं आ सकता। अब इस बात को यहां पे कैसे यूज करें समझना। तो यहां पे हम ये दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेरा गिवन डेटा है इसमें भी बड़ा वाला नंबर कौन है, तो कह दोगे सर इन दोनों में भी कंपैरिजन करें तो ये बड़ा वाला नंबर है। तो मेरा दिमाग ये चलना चाहिए कि इस सवाल के लिए क्या मेरा आंसर इससे बड़ा आ सकता है। क्या मैंने दिमाग लगाया? इस सवाल के लिए क्या मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा आ सकता है, क्योंकि अगर हम यह साबित कर देते हैं कि मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा नहीं आ सकता, तो अब वो वाला पॉइंटर फॉलो होता है कि गिवन नंबर्स का एचसीएफ कभी भी आपके गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो एचसीएफ कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर आपने ये साबित कर दिया कि आपका आंसर जो है ये इस डेटा से बड़ा नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली साबित हो गया कि सॉल्व करने के लिए एचसीएफ लगाना है। सर एज सिंपल एज दैट। तो लगाओ दिमाग। अब ये जो हमें स्टैक्स बनाने हैं इन्हीं बर्फियों के बनाने हैं। सर अब देखो दिमाग लगाते हैं, क्या मेरा आंसर इस नंबर से बड़ा हो सकता है, यानी कि कंपेयर करने के लिए जो गिवन नंबर्स हैं उन गिवन नंबर्स में पहले सबसे बड़ा वाला नंबर चुन लीजिए और ये देखिए कि क्या आपका आंसर उस वाले नंबर से बड़ा हो सकता है। ये देखते हैं सर। तो आपको यह पता करना है सवाल में कि एक स्टैक में कितनी मिठाइयां होंगी। तो क्या मेरे एक स्टैक में 420 से ज्यादा मिठाइयां हो सकती हैं? बताइए बताइए, क्या मेरे स्टैक में 420 से ज्यादा मिठाइयां हो सकती है? तो कहोगे सर हो सकती है, हो सकती है सर। मान लो रैंडमली मैंने इससे बड़ा एक नंबर लिया 421। रैंडमली आप इससे बड़ा कोई भी नंबर ले सकते थे, रैंडमली मैंने ये लिया।
अब अगर मैं इस तरीके से मिठाइयों का स्टैक बनाऊंगा सर, तो समझना 420 तो आपकी काजू बर्फी ही है, तो लाइन से 420 काजू बर्फी आपने स्टैक कर दी। अब आपके स्टैक में है 421 मिठाइयां, तो 420 तो काजू वाली हो गई, यानी एक आपको यहां से बादाम वाली लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने 421 मिठाइयों का एक स्टैक बनाया। अब देखो, तो अगर एक स्टैक ऐसा बना तो दूसरे स्टैक में अब कितनी मिठाइयां होंगी? तो कहोगे सर एक यहां से उठा ली, बची 129 बादाम की बर्फियां, यानी जो अगला स्टैक बनाएंगे उसमें 129 बर्फियां होंगी। अब देखो, तो हमने जैसे ही यहां पे सोचा कि सर क्या मेरा आंसर इस वाले डेटा से बड़ा हो सकता है, तो हमने पाया कि अगर हम ऐसा करते हैं सर, तो सवाल की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि सवाल ने ये बोल दिया है कि आपको जो स्टैक्स बनाने हैं उनमें मिठाइयों की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो हमने जैसे ही ये जज करके देखा कि क्या मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा हो सकता है, तो हमने पाया पॉसिबल ही नहीं है सर, जिससे ये साबित हो जाता है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे इन नंबर्स का HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने पॉइंटर बताया कि गिवन नंबर्स का HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपका आंसर गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता तो मैं कह दूंगा कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए HCF निकालना होगा सर। फटाफट यहां पे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल क्या है ये भी समझ गए, सवाल सॉल्व करने के लिए HCF निकालना होगा या LCM निकालना होगा ये भी समझ गए सर। यानी कि जैसे ही हम इन गिवन नंबर्स का HCF निकालेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक स्टैक में कितनी मिठाइयां होंगी, कितनी बर्फियां होंगी। फटाफट निकाल लेते हैं सर, अब तो आसान काम है। तो यहां पे मैंने आपको क्या सिखाया है सर कि आपके सिलेबस के हिसाब से आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ही HCF निकालो। हाँ, कोई ज्यादा बड़ी इमरजेंसी हो तभी डिवीजन मेथड से जाना, वरना मैं तो यही कहूंगा कि हर बार प्राइम फैक्टराइजेशन से ही HCF निकालना। अब देखो यहां पे सबसे पहले 420 के लिए बात कर लेते हैं। तो 420 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां पे सर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि यहां पे फिर से करेंगे सर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि सर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21। ठीक है सर, यानी कि 420 के लिए अगर यहां पे लिख लिया जाए तो यहां पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 2 3 5 और 7 आ रहा है। 2 आ रहा है सर 2 बार, 3 आ रहा है 1 बार, 5 आ रहा है 1 बार, 7 आ रहा है 1 बार, सब मल्टीप्लाई लिख दिया सर जरूरत के हिसाब से। अब बारी आती है किसकी? 130 की। अब देखो 130 के लिए तो मेहनत ही नहीं करनी, दिमाग में कर सकते हो। 13 इंटू 10, क्योंकि 13 है प्राइम नंबर, और 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, यानी सीधे दिमाग में कर सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 13, असेंडिंग ऑर्डर में सबकी पावर 1। ठीक है सर। अब क्या सिखाया था आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय HCF निकालने का रूल? मैंने आपको बोला था सर। अब ये देखो कि वो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि आपके गिवन नंबर्स में कॉमन है। तो यहां पे 2 गिवन नंबर्स हैं, यानी कि मुझे ये देखना है कि मेरे दोनों गिवन नंबर्स के हिसाब से कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स दोनों जगह कॉमन है। तो क्या दोगे सर? दोनों जगह एक तो 2 कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा सर दोनों जगह 5 कॉमन मिल रहा है, यानी कि 2 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, लिख लिया सर। अब इसके बाद क्या करते हैं? तो हमने सीखा है सर कि यहां पे मुझे अपने फैक्टर्स में देखना होता है कम वाली पावर, जो कम वाली पावर होती है उसी को यूज करते हैं। अब 2 में पावर 1 और 2 है, तो इन्हीं कंपैरिजन में कम वाली कौन है? 1 है सर, तो 2 की पावर 1। 5 में देखिए, अब देखो 5 में दोनों जगह सेम ही पावर है, पावर 1, तो जब सेम ही पावर है तो कंपैरिजन की बात ही नहीं है, जो पावर है वही यूज कर लीजिए सर। हमेशा याद रखना HCF निकालते समय कभी भी कोई ऐसा प्राइम फैक्टर हो जहां कॉमन में पावर सेम हो रही हो सर, तो वही सेम वाली पावर यूज कर लेंगे, क्योंकि कम ज्यादा का कोई खेल ही नहीं है सर। तो यही सेम वाली पावर यूज कर लेंगे, यानी HCF क्या हो जाएगा? HCF हमारा ये निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10, जिससे ये बोल देंगे कि सवाल के सिचुएशन के हिसाब से मिठाइयों के हर एक स्टैक में 10 मिठाइयां होंगी, यानी कि हर एक स्टैक में 10 बर्फी होंगी सर। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ये कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सर।
अब आप लोग पूछोगे सर कि इस चीज को लिखना कैसे, पहले इतना नोट डाउन कर। अब देखो इसको लिखना कैसे एग्जाम में अगर सवाल आता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल तरीका है लिखने का, समझने की कोशिश करिएगा कैसे लिखना है। देखो तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है सर। आप स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन, इसके बाद लिखोगे इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो दो कंडीशंस बोली जा रही है उसको पहले मेंशन करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिखोगे सबसे पहले कि ईच स्टैक शुड हैव सेम नंबर ऑफ बर्फीज, बर्फीज की स्पेलिंग क्या है, BURFIS, एंड stacks should be such that they occupy least possible space in tray, such that they occupy least possible space in the tray। तो इसके हिसाब से हम क्या देंगे, therefore our answer is the HCF of 420 and 130। अब इतना लिख दिया, HCF निकालने का प्रोसेस दिखाया, HCF निकाल लेना। जब पूरा HCF निकाल लेना तब आप फाइनली लास्ट में क्या दोगे, therefore number of burfies in each stack is equal to 10, यानी कि हर स्टैक में 10 बर्फी होगी। यानी कि ये जो हमने आंसर निकाला ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन तो ये कि हर स्टैक में बराबर बर्फी होनी चाहिए, तो बिल्कुल सर हर स्टैक में 10-10 बर्फी होगी। और दूसरी कंडीशन क्या थी, तो दूसरी कंडीशन ये थी सर कि ये स्टैक्स आपके ट्रे में कम से कम जगह ऑक्युपाई करने चाहिए थे। तो इस सिचुएशन में ऐसा होगा सर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया। तो हर स्टैक में 10 बर्फी होगी। अब देखो यहां पे आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना, इसी सवाल का थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं। तो कह दोगे सर कि हर एक स्टैक में 10 बर्फी है, 10 मिठाइयां हैं, ठीक है सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब देखो यहां पे सवाल क्या कह रहा है, अब एड ऑन सवाल, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी काजू बर्फी स्टैक्स एंड बादाम बर्फी स्टैक्स आर देयर। अब देखो अब यहां पे पूछ रहा है कि अगर मेरे स्टैक्स सिर्फ और सिर्फ काजू बर्फी से बनाए गए या फिर सिर्फ और सिर्फ बादाम बर्फी से बनाए गए, तो बताइए काजू बर्फी वाले जो स्टैक्स होंगे तो ऐसे कितने स्टैक्स होंगे, अगेन बादाम बर्फी वाले जो स्टैक्स होंगे ऐसे कितने स्टैक्स होंगे। तो क्या बता दोगे, समझना। तो कह दोगे सर सिंपल मैथमेटिक्स से यूनिटरी मेथड लगा देना है। टोटल काजू बर्फी है 420, ठीक है, और आपको पता है हर एक स्टैक में 10 बर्फी है। तो अगर हर एक स्टैक में 10 बर्फी है और इतनी बर्फी है तो कितने स्टैक्स बनेंगे, यूनिटरी मेथड से कह दोगे इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 42 स्टैक्स, यानी कि 42 स्टैक्स सिर्फ और सिर्फ काजू बर्फी के बनेंगे सर, सिर्फ और सिर्फ काजू बर्फी के बनेंगे सर। अगेन समझना, अगेन यही काम बादाम बर्फी के लिए करना है। तो टोटल बादाम बर्फियां 130 और यहां पे हर स्टैक में चाहिए 10 बर्फी। यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, कितने स्टैक्स सर लगेंगे, कह दोगे कि यहां पे बादाम बर्फी के 13 स्टैक्स की जरूरत पड़ेगी, कह दोगे सर 13 स्टैक्स ऑफ बादाम बर्फी सर। क्लियर हो गया। अब देखो सवाल यह भी यहां पे पूछ सकता था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। अब देखो 42 स्टैक्स लगे काजू बर्फी के, 13 स्टैक लगे आपके बादाम बर्फी पे, टोटल स्टैक्स कितने हो गए, इनका सम यानी कि 42, 52, 55 स्टैक्स। तो ये तो सबसे सिंपल सवाल यहां तक। इसके बाद इसी सवाल को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता था, लेकिन डरना नहीं है सर, आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। और अगेन ये वाली बात याद रखिएगा कि गधों का HCF निकालिएगा तो कभी भी घोड़ा नहीं आएगा, गधों का HCF गधा ही आएगा। अगेन आमों का HCF निकालिएगा तो कभी अमरूद नहीं आएगा, आम ही आएगा। जिस भी डेटा का HCF निकाल रहे हो ना वही डेटा HCF में आएगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि सवाल ये ना पूछ के सीधे आपसे पूछ देता टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बताओ। अब समझना, आप कहोगे सर सवाल में बर्फी की बात हो रही है, नंबर की कहानी बर्फी की गिवन है और पूछ रहा है स्टैक, तो तुमने ये तो निकाल लिया कि HCF निकालना है। अब देखो तुम फंसोगे कहां, तुम कहोगे सर HCF निकालना है, तुमने HCF निकाल दिया और उसी को तुम लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बराबर 10 और हो जाओगे गलत। अब गलती क्यों हुई, क्योंकि तुमने
थर्ड पॉइंटर भूल गए जो कि सर ने बताया था कि बर्फियों के HCF निकालोगे तो बर्फी ही आएगी, स्टैक नहीं आएगा भैया। इसी वजह से बर्फी ही HCF आई थी। वो तो एक स्टैक में 10 बर्फी है सर। तो इस तरीके से आपको दिमाग खुला रखना होगा कि डायरेक्टली ये सवाल ना दे के अगर ये वाला सवाल भी दे देता तो भैया मिठाइयों के HCF निकाल लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो मिठाई से रिलेटेड आएगा। तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा ये जो मेरा HCF आया मुझे बता रहा है कि एक स्टैक में इतनी बर्फी होगी, अब उस हिसाब से स्टैक निकालना पड़ेगा। तो ये दिमाग आपका चलना चाहिए सर। फटाफट कहानी नोट डाउन करिए, मजा है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, इन अ सेमिनार the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. फिलहाल यहां तक की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो पॉइंटर नंबर 1 को यूज करते हुए मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को इतनी अंग्रेजी आती है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि सवाल के लैंग्वेज में आखिर बोला क्या जा रहा है। क्या बोला जा रहा है सर, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में यह बोला जा रहा है सर कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया है और इस सेमिनार में 3 सब्जेक्ट्स के पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के? सवाल ने हमें यह बता दिया है कि इस सेमिनार के अंदर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। अगेन सवाल ने यहां पे रेस्पेक्टिवली के इस्तेमाल से यह भी बता दिया है कि तीनों सब्जेक्ट्स के कितने कितने पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम रेस्पेक्टिवली के कंसेप्ट को यूज कर दें, यानी कि पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा एंड सो ऑन, तो यहां पे तुरंत कह देंगे सर कि ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। इसी तरीके से आगे बढ़ने पर ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। तो हम जानते हैं सर पहले का कॉम्बो पहले के साथ, दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ, तीसरे का कॉम्बो तीसरे के साथ। यानी कि सवाल ने हमें यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से यह बता दिया कि सेमिनार के अंदर हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, इंग्लिश के 84 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसके साथ साथ मैथ्स के 108 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे यह पूछ रहा है कि बताइए इन सारे पार्टिसिपेंट्स को बिठाने के लिए कम से कम कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी। सवाल अब हमसे यह पूछ रहा है कि बताइए इन पार्टिसिपेंट्स को बिठाने के लिए मिनिमम कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी, जहां पे 2 कंडीशंस हमें गिवन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये गिवन है कि पार्टिसिपेंट्स को आपको कमरों में इस तरीके से बिठाना है कि हर एक कमरे में पार्टिसिपेंट्स की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। यानी कि ऐसा मत कर देना कि तुमने एक कमरे में 8 बिठा दिए, एक में 6 बिठा दिए, एक में 12, एक में 18, एक में 50। ऐसा नहीं करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि हर एक कमरे में पार्टिसिपेंट्स की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम रहनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। तो दूसरी कंडीशन में यह बोला जा रहा है सर कि अगेन पार्टिसिपेंट्स को बिठाते वक्त आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हर एक इंडिविजुअल कमरे में हमें सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स मिलने चाहिए। हर एक इंडिविजुअल कमरे में हमें सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स मिलने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कमरे में तुमने थोड़े से हिंदी वाले, थोड़े से इंग्लिश वाले एक साथ बिठा दिए, या थोड़े से इंग्लिश वाले, थोड़े से मैथ्स वाले एक साथ बिठा दिए, या थोड़े से हिंदी वाले, थोड़े से मैथ्स वाले एक साथ बिठा दिए, या फिर थोड़े से हिंदी, थोड़े से इंग्लिश, साथ साथ थोड़े से मैथ्स वाले एक साथ बिठा दिए। तो ये नहीं करना है सर, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल कमरे में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स मिलने चाहिए सर। तो आई होप सभी को सवाल क्लियर हो गया होगा। यानी कि इसी सवाल को फटाफट तरीके से समराइज करके बता दूं तो सवाल कह रहा है कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया है और इस सेमिनार में हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, इंग्लिश के 84 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसके साथ साथ मैथ्स के 108 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब ये जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए इन पार्टिसिपेंट्स को बिठाने के लिए कम से कम कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी, जहां पे 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये सर
कि पार्टिसिपेंट्स को इस तरीके से बिठाना है कि हर एक कमरे में पार्टिसिपेंट्स की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन यह है कि अगेन पार्टिसिपेंट्स को बिठाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक इंडिविजुअल कमरे में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स हमें मिलने चाहिए सर। तो सवाल की कहानी अब आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो अब सॉल्यूशन पे सोचना स्टार्ट करते हैं। अगेन ध्यान से समझिएगा। तो वर्क करने के लिए हमारे पास नंबर्स क्या क्या है, तुरंत कह दोगे सर। वर्क करने के लिए नंबर्स यही 3 है। और ये 3 नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कह दोगे सर ये जो 3 नंबर्स हैं ये इन तीनों सब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेंट्स की संख्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये नंबर्स पार्टिसिपेंट्स की संख्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। और पूछा क्या जा रहा है, कमरों की संख्या पूछी जा रही है। तो नंबर्स में है पार्टिसिपेंट्स की संख्या, पूछा जा रहा है कमरों की संख्या। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा यहीं पे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब आपको क्लियर है सर कि यही गिवन नंबर्स है, यानी इन्हीं नंबर्स के साथ खेलना है। तो अब मुझे यह भी क्लियर है सर कि या तो मुझे इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना पड़ेगा तो आंसर आएगा, या फिर मुझे LCM निकालना पड़ेगा तो आंसर आएगा। अब देखो एक बहुत लॉजिकल सी बात है, आप HCF निकालो या LCM निकालो फर्क नहीं पड़ता है। हम ये सीख के आ रहे हैं सर कि गधों का अगर HCF या LCM निकालेंगे तो गधा ही आएगा, अगेन घोड़ों का HCF या LCM निकालेंगे तो घोड़ा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि गधों का HCF या LCM निकाले तो घोड़ा आ जाए, या फिर मान लो आमों का HCF LCM निकाले तो अमरूद आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। जिस वैरायटी के लिए HCF LCM निकालते हैं तो सर आंसर भी उसी वैरायटी का आता है। तो दिमाग मेरा यहां पे चल रहा है सर कि अगर हम पार्टिसिपेंट्स की संख्या का HCF LCM निकालेंगे तो जो मेरा HCF LCM आएगा वो भी तो पार्टिसिपेंट्स की संख्या ही देगा। क्या कभी भी वो कमरों का नंबर दे सकता है? नहीं सर। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है वैरायटी नंबर 3 से, कि पार्टिसिपेंट्स की संख्या पे वर्क करेंगे तो रिजल्ट में भी पार्टिसिपेंट्स की संख्या ही आएगी। उसकी मदद से मुझे कमरों के नंबर पे जाना पड़ेगा। ये आपका यहां पे दिमाग चलना चाहिए सर। यानी कि यहां से पार्टिसिपेंट्स की संख्या आएगी तो तुरंत आपका दिमाग चला, मतलब कि मुझे यहां से यह पता चलेगा कि सवाल ने यह जो बात बोली ना कि हर एक कमरे में पार्टिसिपेंट्स की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, यानी कि यहां से HCF या LCM निकालने पर मुझे यह पता चल जाएगा कि हर एक कमरे में कितने पार्टिसिपेंट्स को बिठाना है सर। ये अब हम यहां पे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन मुद्दा यह है सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए HCF निकाले या फिर LCM निकाले। तो पॉइंटर नंबर 2 इस्तेमाल कर दो। मैंने आपको सिखाया सर कि गिवन नंबर्स का HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं आ सकता है सर, एज सिंपल एज दैट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार यहां पे इसके आंसर के लिए सोचने की कोशिश करते हैं। तो आंसर के लिए सोचने की कोशिश करें सर, तो मेरे पास यहां पे वर्क करने के लिए यही 3 नंबर्स हैं। तो इन तीनों में भी सबसे बड़ा वाला कौन है सर? तो कह दोगे सबसे बड़ा वाला ये है। तो यहां पे हम दिमाग लगा रहे हैं कि क्या मेरा आंसर सबसे बड़े वाले नंबर से बड़ा हो सकता है। हम दिमाग लगा रहे हैं सर क्या मेरा आंसर सबसे बड़े वाले नंबर से बड़ा हो सकता है क्या? तो हम दिमाग लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि मैं ये दिमाग लगा रहा हूं कि मैं ये जो डेटा कैलकुलेट कर रहा हूं कि एक कमरे में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठाने हैं, तो क्या मैं एक कमरे में 108 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स बिठा सकता हूं? इस पे मैं दिमाग लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो मान लेते हैं 108 से ज्यादा तुम 110 बिठा रहे हो एक कमरे में, मान लेते हैं सर। ठीक है, यह अजम्पशन मान के चीजों को अब चेक करते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये अजम्पशन मान के चीजों को चेक करें तो समझना तुमने एक कमरे में 110 पार्टिसिपेंट्स बिठा दिए। अब देखो कितने बच गए सर? तो कह दोगे 60 थे और आपने समझना 110 बिठाए हैं। तो 108 तो खाली मैथ वाले हो गए, इसमें से 108 तो खाली मैथ वाले हो गए। अब जो एक्स्ट्रा 2 और हैं, ये 2 और मान लो तुमने यहां पे इंग्लिश से उठा लिए, तो इंग्लिश से उठा लोगे तो कितने बचे हैं? इंग्लिश के 82 बचे हैं सर। तो यहां पे मैथ्स वाले और इंग्लिश वाले हैं सर। अब यहां पे इस डेटा को अगर देखें तो ये डेटा मिलके आ रहा है सर 142।
यानी कि सवाल क्या चाह रहा था, सवाल चाह रहा था हर कमरे में बराबर बराबर होने चाहिए। तो अगर एक में 110 है तो दूसरे वाले में भी 110 होना चाहिए। तो मान लो तुमने दूसरे वाले में भी 110 बिठाया, तो कितने बच गए सर? तो 142 में से 110 तुमने फिर से एक कमरे में बिठाया तो 32 बच गए। यानी अब एक कमरे के लिए सिर्फ 32 बचे। अब देखो सारी कंडीशन फेल हो गई तुम्हारे इस वाले अजम्पशन से। आपकी एक कंडीशन ये थी कि हर एक कमरे में बराबर पार्टिसिपेंट्स बैठने चाहिए, देखो फॉलो नहीं हो पा रहा है। यहां एक में बराबर, दूसरे में बराबर, तीसरे में अनइक्वल हो गया। अगेन दूसरी कंडीशन थी कि एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट वाले होने चाहिए, वो भी देखो यहां पे फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो आपने यहां पे दिमाग लगाया कि आपने जब ये चेक किया कि क्या मेरा आंसर इनमें भी सबसे बड़े वाले से बड़ा हो सकता है, तो मैंने पाया कि ये मानने पे सारी कंडीशंस फेल हो गई। यानी कि ये निष्कर्ष निकलता है कि इस सवाल के लिए मेरा जो आंसर है, यानी कि एक कमरे में जितने पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे वो कभी भी इससे बड़े नहीं हो सकते सर। जिससे ये बहुत अच्छे से इनडायरेक्टली क्लियर हो जाता है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे HCF लगाना पड़ेगा सर। क्या ये चीज सभी को समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। तो अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, तो फटाफट तरीके से अब मैथमेटिक्स लगा लेते हैं और यहां पे इन तीनों गिवन नंबर्स के लिए HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान से यहां पे सुनिएगा सर। तो अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना आपका होमवर्क रहेगा। मैं यहां पे आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले है 60, इसके बाद है 84 और फाइनली है 108। ठीक है सर, तो यहां पे बारी बारी से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 60 का करेंगे सर, तो कह दोगे 230 जा, इसके बाद 215 जा, इसके बाद 35 जा। तो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं सर 2, 3 और 5। तो 2, 3 और 5। ठीक है सर, कौन कितनी कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है सर 2 बार, 3 आ रहा है 1 बार, 5 भी आ रहा है 1 बार। अब चलते हैं 84 पे। 84 का फैक्टराइजेशन करेंगे सर, तो 2 4 जाए, 2 2 जा 4 हो गया, इसके बाद 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसके बाद 3 7 जा 21। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 3 और 7। तो 2, 3 और 7 कौन कितनी बार आ रहा है सर? तो 2 आ रहा है 2 बार, बहुत बढ़िया। 3 आ रहा है सर 1 बार, 7 भी आ रहा है 1 बार। अब फाइनली 108 पे चलते हैं। 108 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें सर, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, इसके बाद फिर से 2 से जाएगा सर, इवन नंबर है। 2 2 जा 4 हो गया, 2 7 जा 14, इसके बाद 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो इसके फैक्टराइजेशन में 2 ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सर, 2 और 3 लिख लेते हैं। 2 और 3 कौन कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है सर 2 बार, बहुत बढ़िया। 3 आ रहा है सर 3 बार, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे HCF को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोल देंगे सर? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम यहां पे ये देखते हैं कि सारे नंबर्स में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है सर। तो यहां पे कुल मिला के वर्क करने के लिए 3 नंबर से, यानी कि तीनों नंबर्स में मुझे यह देखना है कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है। तो क्या दोगे सर? तीनों नंबर्स के लिए एक प्राइम फैक्टर 2 तीनों में कॉमन है, इसके अलावा 3 भी तीनों में कॉमन है सर। यानी कि मेरा जो HCF आएगा उसमें 2 होगा और 3 होगा। अब इनकी पावर क्या लेनी है तो यह भी सिखाया है सर कि कम वाली पावर को देखते हैं। तो 2 की सारी पावर हर जगह देखिए सर, तो क्या दोगे? यहां पे भी 2 की पावर 2 है, यहां पे भी 2 की पावर 2 है, यहां पे भी 2 की पावर 2 है। तो भैया जब हर जगह 2 की पावर सेम है तो वही सेम पावर यूज कर देंगे। कई बार ये चीज सिखाई है। अब 3 की पावर पे आते हैं, तो यहां पे 3 की पावर 1 है, यहां पे भी 3 की पावर 1 है, लेकिन यहां पे 3 की पावर 3 है। तो कम वाला क्या है सर? 1 है। तो 3 की पावर 1 को यूज कर देंगे सर, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 3 यानी कि 12। अब समझना, अब बहुत सारे बच्चे करेंगे गड़बड़। सब मेहनत करने के बाद ये जो 12 निकाला, ये फट से बोल देंगे सर 12 कमरों की जरूरत पड़ेगी सवाल के हिसाब से। और जैसे ही तुमने फट से ये बोला, तुम गलत हो गए। इतनी मेहनत करने के बाद भी गलत हो गए। क्यों? तो आप थर्ड रूल भूल गए। मैंने आपको हर बार बोला कि अगर आमों का HCF निकालिएगा तो अमरूद कभी नहीं आएगा। तो आपने पार्टिसिपेंट्स के नंबर का HCF निकाला है सर, तो इससे कमरा कभी भी नहीं आएगा, हमेशा पार्टिसिपेंट्स का ही नंबर आएगा। यानी कि ये जो 12 आपने निकाला, ये एक्चुअली में क्या है समझिएगा। तो आपने ये पता कर लिया है सर सवाल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से
कि हर एक कमरे में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे, तो आपने ये पता कर लिया है कि हर एक कमरे में 12 पार्टिसिपेंट्स बैठने वाले हैं सर। अब देखो दिमाग, सिंपल यूनिटरी मेथड, हर एक कमरे में 12 पार्टिसिपेंट्स आपको बिठाने हैं और यहां से आप ये पता कर लोगे कि टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। तो कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी, क्या ये नहीं निकल जाएगा? इजीली निकल जाएगा सर, निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि यहां पे टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स है। देखो यहां पे सर टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके लिए क्या कर देंगे सर, इस गिवन डेटा को कर देंगे ऐड। तो यहां पे अगर इस गिवन डेटा को ऐड करें तो ये हो जाएगा 108 प्लस यहां पे 84 प्लस यहां पे 60, यानी 8 + 4 12, कैरी हो गया सर 1, 8 6 14 प्लस 1 15, यहां पे 1 252, यानी कि टोटल 252 पार्टिसिपेंट्स को आपको बिठाना है। और आपने ये पता कर लिया है कि हर कमरे में 12 होने चाहिए। तो कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी, कह दोगे सर? सिंपल है, 252 है मेरे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और एक कमरे में 12 मुझे चाहिए। तो यहां पे 252 से 12 को डिवाइड कर देंगे, 252 को 12 से डिवाइड कर देंगे सर, तो मेरे पास कमरों की संख्या आ जाएगी जो कि पूछी जा रही थी सर। तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पे, तो 2 6 जा 12, इसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन देख लो यहाँ पे 6 से डायरेक्टली जा रहा है सर, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, यानी कि 21 रूम्स की जरूरत पड़ेगी। तो सवाल हमसे पूछ रहा था कि सिचुएशन के हिसाब से बताइए कम से कम कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी, तो तुरंत कह देंगे सर कम से कम 21 कमरों की जरूरत पड़ेगी। और इस हिसाब से यहां पे मुझे यह भी पता चल रहा है सर कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी हर कमरे में 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। और यहां पे यह भी ध्यान रखना कि जब आप पार्टिसिपेंट्स बैठा रहे हो ना, तो हर कमरे में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स आपको मिलेंगे सर। ठीक है, फटाफट इस कहानी को पहले नोट डाउन कर लो। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना। अब मान लो इसी सवाल को थोड़ा और टेढ़ा बनाना रहता तो आपसे ये वाली चीज ऐड ऑन पूछ लेता, या फिर ये पूछता ही नहीं, सीधे ये वाली चीज पूछ लेता। अब देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, अब यहां पे बोला जा रहा है हेंस फाइंड हाउ मेनी रूम्स आर एलोकेटेड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स। यानी कि आपने ये पता कर लिया है सर कि टोटल 21 कमरे एलोकेट किए गए हैं। अब आपको यह पता करना है कि इन 21 कमरों में से कितने ऐसे कमरे हैं जिसमें सिर्फ मैथ वाले बैठ रहे हैं, कितने ऐसे कमरे हैं जिसमें सिर्फ आपके इंग्लिश वाले बैठ रहे हैं, कितने ऐसे कमरे हैं जिसमें सिर्फ आपके हिंदी वाले बैठ रहे हैं। सर इजीली पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो बहुत इजी सवाल है, कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी के टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स है, कह दोगे सर हिंदी के टोटल 60 पार्टिसिपेंट्स है, 60। और आपने ये पता कर लिया है कि हर कमरे में 12 होने चाहिए। तो ये हिंदी वाले कितने कमरों में बैठेंगे, तो कह दोगे सर 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 5 जा 60, यानी कि सर हिंदी वाले पार्टिसिपेंट्स को बिठाने के लिए 5 कमरे एलोकेट हुए। यानी कि ये जो 5 कमरे हैं इनमें सिर्फ हिंदी वाले बैठे हुए हैं सर। क्लियर। इसी तरीके से इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश के टोटल थे सर 84 पार्टिसिपेंट्स। अब समझना बात को। अगेन सर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए कितने कमरे अलॉट हुए, तो कह दोगे सर कि टोटल इंग्लिश वाले इतने हैं और हर कमरे में होने चाहिए 12, तो 84 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84 हो जाएगा सर यहाँ पे। यानी कि कह दोगे कि इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए 7 कमरे एलोकेट किए गए हैं। अब देखो, अब फाइनली मैथ वाला निकालना है, तो 2 तरीके से निकाल सकते हो मैथ वाला। एक तरीका ये कि आपको पहले ही पता है कि टोटल 21 कमरे हैं, तो 21 में 7 + 5 12 यूज हो गए, कितने बचे, तो 21 - 12 यानी कि 9 कमरे बचे। तो ऐसे डायरेक्टली निकाल लो या डिवाइड करके निकाल लो कि मैथ वाले टोटल 108 हैं, हर कमरे में होने चाहिए 12। तो यहां पे क्या दोगे, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108। यहां से भी सेम आंसर आ रहा है। एक धांसू सवाल, एक तगड़ा सवाल जो कि आसानी से पॉइंटर्स की मदद से धुएं में उड़ गया। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर कहानी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है 3 sets of English, Hindi and Maths books have to be stacked
in such a way that all the books are stored topic wise and the height of each stack is the same. The number of English books is 96, Hindi books is 240 and maths is 336. Assuming books are of the same thickness, determine number of stacks of English, Hindi and maths books. फिलहाल यहां तक की कहानी समझते हैं, आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंटर को ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इतनी अंग्रेजी आती है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि सवाल में आखिर क्या कहानी है, सवाल आखिर क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है सर, ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे ये कह रहा है सर कि हमारे पास 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के बहुत सारे बुक्स हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के? सवाल ने बताया कि हमारे पास इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के बहुत सारे बुक्स हैं। कितने कितने बुक्स हैं सर? तो सवाल ने यह भी बताया है कि हमारे पास इंग्लिश के कुल मिला के 96 बुक्स हैं, हिंदी के कुल मिला के 240 बुक्स हैं, इसके साथ साथ मैथ्स के कुल मिला के 336 बुक्स हैं। अगेन सवाल ने यह भी बताया कि बुक तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर बुक की जो थिकनेस है, हर बुक की जो मोटाई है वो बिल्कुल सेम है सर। अब सवाल ये कहता है कि हमें इन तीनों सब्जेक्ट्स के बुक्स की स्टैकिंग करनी है। स्टैकिंग सिखाया था, दिमाग में होना चाहिए। सवाल यहां पे कहता है कि हमें तीनों सब्जेक्ट्स के बुक्स की स्टैकिंग करनी है। तो अब सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए इंग्लिश के बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे, इसके साथ साथ हिंदी के बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे, इसके साथ साथ मैथ्स के बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे। जहां पे सवाल ने हमें 2 कंडीशन दी है जो कि फुलफिल होनी चाहिए, और दोनों जो कंडीशन है सर वो घुमा के इनडायरेक्टली दी गई है। क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन में यह बोला जा रहा है सर कि हर एक स्टैक में जो बुक्स अरेंज्ड होने चाहिए वो टॉपिक वाइज अरेंज्ड होने चाहिए। आप कहोगे सर हर एक स्टैक में बुक्स टॉपिक वाइज अरेंज्ड होने चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? समझना, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ सर कि हर एक इंडिविजुअल स्टैक में एक ही सब्जेक्ट के बुक्स होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ सर कि हर एक इंडिविजुअल स्टैक में एक ही सब्जेक्ट के बुक्स मिलने चाहिए। यानी कि आपको ऐसी स्टैकिंग नहीं करनी है कि तुमने एक स्टैक में थोड़े से इंग्लिश बुक्स, थोड़े से हिंदी बुक्स मिला दिए, या एक ही स्टैक में थोड़े से मैथ, थोड़े से हिंदी बुक्स को मिला दिया, या एक ही स्टैक में थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, थोड़ा मैथ सब मिला दिया सर। तो ऐसा नहीं करना है। पहली कंडीशन में घुमा के ये बोला जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल स्टैक में एक ही सब्जेक्ट के बुक्स मिलने चाहिए। अब कहोगे सर आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे? यहां तो बोला जा रहा था कि स्टैकिंग ऐसे करनी है कि हर एक स्टैक में टॉपिक वाइज बुक अरेंज रहने चाहिए। इससे ये वाली बात कैसे पता चलती है सर कि हर एक इंडिविजुअल स्टैक में एक ही सब्जेक्ट के बुक्स होने चाहिए? तो देखो कैसे पता चलती है, ध्यान से सुनना। मान लो मैं आपको कहता हूं कि मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, तो इसका क्या मतलब समझोगे? क्या आप इसका ये मतलब समझोगे कि पहले मैं एक टॉपिक मैथ्स का पढ़ाऊंगा, फिर एक टॉपिक फिजिक्स का पढ़ाऊंगा, फिर एक टॉपिक मान लो इंग्लिश का पढ़ाऊंगा, फिर एक टॉपिक केमिस्ट्री का पढ़ाऊंगा? कहोगे नहीं सर। अगर आप हमें ये कहते हो कि आप हमें टॉपिक वाइज पढ़ाओगे तो हम ये समझेंगे कि आप मैथ्स में ही पहला कोई टॉपिक, फिर दूसरा कोई टॉपिक, फिर मैथ्स में ही तीसरा कोई टॉपिक एंड सो ऑन पढ़ाओगे। तो लॉजिकली समझ में आता है सर कि अगर एक ही स्टैक में बुक्स टॉपिक वाइज अरेंज्ड होंगे सर, यानी कि इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि स्टैकिंग इस तरीके से की जा रही है कि हर एक इंडिविजुअल स्टैक में एक ही सब्जेक्ट्स के बुक मिलने चाहिए सर। क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो घुमा के बोला सर। अब दूसरी कंडीशन अगेन देखो घुमा के बोली जा रही है। दूसरी कंडीशन में यह बोला जा रहा है कि हर एक स्टैक बराबर हाइट का होना चाहिए। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है? अब ध्यान से समझना। सवाल ने याद करिए यह भी बताया कि बुक किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर बुक की जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो सेम है। यानी कि ये जो बात सवाल बोल रहा है सर कि हर एक स्टैक बराबर हाइट का होना चाहिए, इससे इनडायरेक्टली मुझे यह समझ में आता है कि सवाल मुझे यह बोल रहा है कि हर एक स्टैक में बुक्स की संख्या सेम टू सेम होनी चाहिए। तो हमें घुमा के बोला जा रहा है
कि हर एक स्टैक में बुक्स की संख्या सेम टू सेम होनी चाहिए सर। तो यहां पे दोनों कंडीशंस आपको घुमा के दिए गए हैं। तो सवाल सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो एक बार फटाफट तरीके से पूरा सवाल रिवाइज कर लेते हैं। सवाल में यह बोला जा रहा है सर कि हमारे पास 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के बहुत सारे बुक्स हैं। सवाल ने बता दिया है कि हमारे पास कुल मिला के इंग्लिश के 96 बुक्स हैं, हिंदी के 240 बुक्स हैं और मैथ्स के 336 बुक्स हैं। सवाल ने यह भी बोला कि बुक किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर बुक की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, ये बिल्कुल सेम है। अब सवाल हमसे यह चाहता है, सवाल हमसे यह बोल रहा है कि हम इन तीनों सब्जेक्ट्स के बुक्स की स्टैकिंग कर रहे हैं। तो सवाल अब ये पूछता है कि बताइए इस हिसाब से इंग्लिश बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे, अगेन हिंदी बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे, अगेन मैथ्स के बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे, जहां पे 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है सर कि हर एक इंडिविजुअल स्टैक में हमें एक ही सब्जेक्ट के बुक्स मिलने चाहिए, और दूसरी कंडीशन यह है कि हर एक स्टैक में बुक्स की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। तो अब आपको सवाल की कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो अब यहां पे सॉल्यूशन की कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर। देखो, तो यहां पे सॉल्यूशन के लिए दिमाग लगाते हैं। तो वर्क करने के लिए नंबर्स ढूंढिए। तो कहोगे सर वर्क करने के लिए ये रहे मेरे नंबर्स, यहां पे, यहां पे और यहां पे, और ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो तुरंत कहोगे सर कि ये जो नंबर्स हैं सर, ये बुक्स की संख्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुरंत कहोगे सर ये जो नंबर्स हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के बुक्स की संख्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक मजेदार बात दिखती है। कहोगे सर बहुत नाइंसाफी है सर, गिवन डेटा में अलग अलग सब्जेक्ट्स के बुक्स की संख्या पे बात हो रही है और मुझसे स्टैक्स का नंबर पूछा जा रहा है, यानी गिवन कुछ और है, पूछा कुछ और जा रहा है। तो तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि इन्हीं नंबर्स के साथ खेलना है, इन्हीं नंबर्स का या तो एचसीएफ निकालना होगा या तो एलसीएम निकालना होगा। अब सर ने बताया है पॉइंटर नंबर की मदद से कि गधों का एचसीएफ निकालोगे तो गधा ही आएगा, कभी भी घोड़ा नहीं आ सकता। आमों का एचसीएफ निकालोगे कभी अमरूद नहीं आएगा, आम ही आएगा। यानी कि सर हम यहां पे अपने इन गिवन नंबर्स का या तो एचसीएफ निकालें या तो एलसीएम निकालें, क्या आएगा सर? कहोगे एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी निकालेंगे सर, आएगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के बुक्स की संख्या, कभी भी स्टैक्स का नंबर नहीं आएगा सर, ये मुझे पता है। तो अब मेरा दिमाग खुल गया है सर कि यहां से जब एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे तो बुक्स की ही संख्या आएगी, उसकी मदद से मुझे स्टैक्स के नंबर पे जाना पड़ेगा सर। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब अगेन मेरा दिमाग चल रहा है कि यहां से एचसीएफ या एलसीएम निकालने पर बुक्स की संख्या आएगी, तो ये बुक्स की कौन सी संख्या आई? तो मुझे सवाल की बातें दिमाग में है। सवाल में ये कंडीशन गिवन थी, हर स्टैक में बुक्स की संख्या सेम टू सेम होनी चाहिए। तो तुरंत मेरा दिमाग चलता है यानी कि मेरा एचसीएफ या एलसीएम निकालने पे जो बुक्स की संख्या आएगी ये एक्चुअली में मुझे ये बता देगा कि हर एक स्टैक में कितने बुक्स हैं। यानी कि मुझे ये क्लियर है कि यहां से जब डायरेक्टली एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे सर तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक स्टैक में इन टोटल कितने बुक्स हैं सर, ये मुझे पता चल जाएगा। इतना क्लियर है। अब मुद्दा ये आता है सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए इस डेटा का मैं एचसीएफ निकालूं या एलसीएम निकालूं। तो अगेन पॉइंटर नंबर 2 को इस्तेमाल करो। मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था कि गिवन नंबर्स का एचसीएफ कभी भी उन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है सर। तो यहां पे क्या करेंगे? आंसर को टेस्ट करते हैं। तो यहां पे ये जो गिवन डेटा है, इन गिवन डेटा में भी सबसे बड़ा वाला कौन है? कह दोगे सर सबसे बड़ा वाला ये है। तो कैसे वेरीफाई करते हैं? तो ये मान के चलेंगे कि मेरा जो आंसर आएगा वो इस डेटा से भी बड़ा आएगा। ये मान के चलेंगे सर, ये अज्यूम करेंगे कि मेरा जो आंसर आएगा वो इस वाले डेटा से भी बड़ा आएगा। तो 336 से बड़ा मान लो रैंडमली इससे बड़ा 338 नंबर ले लेते हैं। अब मेरा आंसर इस डेटा से बड़ा आएगा, यानी कि ये मैंने अपना आंसर माना है। तो आंसर क्या है? तो आंसर के तौर पे आप एक्चुअली सर एक स्टैक में कितने बुक्स होंगे ये निकाल रहे हो। यानी कि यहां पे हमने ये अज्यूम किया है कि एक स्टैक में 338 बुक्स है। अब देखो
यही जो आपने अज्यूम किया यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। समझना, तो आपने अज्यूम किया कि आपके एक स्टैक में 338 बुक्स है। अब समझना, कहोगे सर 338 में से 336 तो मैथ वाले ही बुक हो जाएंगे। अब जो बचे हुए 2 बुक्स हैं वो या तो आप यहां से उठाओ या यहां से, या दोनों का एक एक उठा लो। मान लो मैं रैंडमली 2 उठा लेता हूं इंग्लिश का, ठीक है सर, 2 मान लो इंग्लिश का उठा लेता हूं। अब देखो, अब यहीं पे क्लियर हो रहा है कि आपने जो आंसर अज्यूम किया उसके हिसाब से कंडीशन ब्रीच हो गई, कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि कंडीशन गिवन थी कि एक स्टैक में एक ही सब्जेक्ट्स के बुक होने चाहिए। यहां तो एक ही स्टैक में 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स के बुक है। तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि हमारा जो मानना है उसके हिसाब से मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता है सर। यहीं पे क्लियर हो जाता है कि मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता है सर। या फिर इसी को एक और तरीके से और आगे जाके समझ सकते हैं। समझना, अब इसी में थोड़ा आगे बढ़े तो तुमने ये माना था कि एक स्टैक में 338 बुक्स है। अब समझना बात को, तो इस हिसाब से समझना कितने बुक्स बच गए हैं स्टैक करने के लिए। तो ये पूरे मैथ के तो स्टैक हो गए सर। अब कह दोगे कि सर इंग्लिश के आपने 2 उठा लिए थे तो बचे हैं 94 और यहां से हिंदी के बचे हैं 240। तो कुल मिला के अभी मेरे पास बचे हैं 9 4 13 334 बुक्स। कितने बचे हैं सर? 334 बुक्स। यानी कि अब जो अगला स्टैक बनाएंगे उसमें 334 बुक्स होंगे और इसमें कंबाइंड वे में कह दोगे सर इंग्लिश हिंदी दोनों के बुक्स होंगे। अगेन क्या हो रही है? कंडीशन फेल हो रही है। एक और कंडीशन फेल हो गई। सवाल में बोला गया था कि हर एक स्टैक में बुक्स की संख्या सेम टू सेम होनी चाहिए। है क्या सर? नहीं है। दिख रहा है इस स्टैक में ज्यादा बुक्स हैं, इस स्टैक में कम बुक्स हैं सर। तो हमने कई तरीके से यह जज कर लिया है कि हमारा जो आंसर है वो गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता है। अब इससे यह क्लियर हो जाता है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए एचसीएफ निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि एचसीएफ गिवन नंबर्स का कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि जैसे ही हमने ये क्लियर कर लिया कि हमारा आंसर गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता, तो इससे ऑटोमेटिकली हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए एचसीएफ निकालना होगा। यानी कि जैसे ही हम इन गिवन नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि एक स्टैक में कितने बुक्स रहे होंगे सर। क्या यह कहानी समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए सर। तो फटाफट तरीके से अब अपने एचसीएफ पे आ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर। तो फटाफट तरीके से यहां पे एचसीएफ को कैलकुलेट कर लेते हैं स्क्रीन को क्लियर करके। तो नंबर्स क्या क्या हैं सर? नंबर्स है 96, नंबर्स है 96, उसके अलावा है 240 और इसके अलावा है 336। अब देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैंने आपको एक सवाल में सिखा दी है, इसमें भी करना आपका होमवर्क रहेगा। अब एक एक करके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सर। सबसे पहले 96 का करते हैं। तो ये हो जाएगा 248 जा 96, इसके बाद 224, इसके बाद 212, इसके बाद 26, इसके बाद 23। तो कुल मिला के दिख रहा है सर 96 के फैक्टराइजेशन में 2 ही टाइप के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 कितनी कितनी बार सर? तो 2 आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार आया 2 और 1 बार आया 3 सर। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 240 के फैक्टराइजेशन में। तो 240 का अगर फैक्टराइजेशन करें तो कह दोगे सर 212 जा 24 यानी कि 120, 260 जा, इसके बाद 230 जा, इसके बाद 215 जा, इसके बाद 35 जा। यानी कुल मिला के दिख रहा है 240 के फैक्टराइजेशन में 3 ही टाइप के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2, 3 और 5। लिख लेते हैं सर 2, 3 और 5। कौन कितनी बार आ रहा है सर? तो 2 देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया। 4 बार आ रहा है 2, 3 आ रहा है 1 बार, 5 भी आ रहा है सर 1 बार। अब चलते हैं 336 के फैक्टराइजेशन में। 336 के फैक्टराइजेशन पे आएंगे तो तुरंत यहां पे कह दोगे सर कि इवन नंबर है, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, इसके बाद 13, 2 6 जा 12, फिर से 1, 16, 2 8 जा 16, इसके बाद सर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, इसके बाद सर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इसके बाद 2 21 जा 42 हो जाएगा सर, 3 7 जा 21। तो दिख रहा है इसके फैक्टराइजेशन में 3 ही टाइप के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2, 3 और 7। तो 2, 3 और 7 ही आ रहा है सर। कौन कितनी बार आ रहा है देखो? तो 2 आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ रहा है सर। 2 आया 4 बार, 3 आया है 1 बार, 7 भी आया है सर 1 बार।
अब फैक्टराइजेशन कर लिया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लिया है, तो HCF भी इजीली पता कर सकते हैं। तो जो सीखा है रूल अप्लाई करो। तो रूल ये कहता है सर कि जो भी गिवन नंबर्स होते हैं उनमें सबसे पहले ये देखते हैं कि सर कॉमन फैक्टर्स हर जगह क्या क्या है। तो यहां पे 3 गिवन नंबर्स हैं, यानी तीनों जगह कॉमन फैक्टर्स क्या क्या दिख रहा है, कह दोगे सर तीनों जगह एक तो मुझे 2 दिख रहा है, इसके अलावा तीनों जगह मुझे 3 दिख रहा है सर, यानी कि HCF में 2 × 3 तो होगा ही। अब पावर क्या क्या होगी सर इनकी, तो कम वाली पावर लेते हैं सर, मुझे पता है। अब देखो 2 की पावर में कंपेयर करेंगे तो पावर 4 है, 4 है, 5 है, इन सब में कम वाली है 4, यानी 2 की पावर 4 आएगी। अब 3 की पावर में कंपेयर करेंगे तो 3 की पावर में हर जगह सेम है, पावर 1 है, तो अगर हर जगह सेम है वही लिख लेंगे सर, तो 3 की पावर 1 आएगी। तो ये बन जा रहा है 2 की पावर 4, यानी कि 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 16 × 3, यानी 16 × 3 = 48 सर, क्या आ गया 48 आ रहा है HCF। यानी ये जो नंबर 48 आया है इसका क्या मतलब है, तो ये HCF मुझे ये बता रहा है सर कि हर एक स्टैक में 48 बुक्स हैं, हर एक स्टैक में 48 बुक्स हैं। तो यहां से मुझे पता चल गया है सर कि ईच स्टैक हैज 48 बुक्स, ईच स्टैक हैज 48 बुक्स। ठीक है सर, आप समझना। अब एक्चुअली में सवाल मुझसे ये नहीं पूछ रहा था सर कि हर एक स्टैक में कितने बुक्स हैं, सवाल ये पूछ रहा था कि अब मुझे बताइए कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे, हिंदी बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे, मैथ्स बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे। ये भी निकाल सकते हैं सर, एक बार ये डेटा आ गया है तो, पर इतना नोट डाउन करो। तो यहां पे इस तरफ स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं सर। अब समझना यहां पे स्टैक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल फंडा है, कह दोगे सर यूनिटरी मेथड लगा देंगे, काम हो जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के टोटल कितने बुक्स हैं ये मुझे पता है, और मुझे ये भी पता चल गया है कि एक स्टैकिंग में कितने बुक्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मान लो इंग्लिश की बात कर देते हैं, तो इंग्लिश की बात करेंगे सर, तो यहां से मुझे पता है कि इंग्लिश के हैं टोटल 96 बुक्स। अब आपको यह पता है कि एक स्टैक में 48 बुक्स हैं, यानी इंग्लिश बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे सर, तो यूनिटरी मेथड से कह देंगे 48 2 × 96, यानी कि इंग्लिश बुक्स के 2 स्टैक्स बनेंगे सर। इसी तरीके से आ जाते हैं अब हिंदी पे, हिंदी बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे, तो कह दोगे सर हिंदी के टोटल 240 बुक्स है और एक स्टैक में होने चाहिए 48 बुक्स। इस हिसाब से दिमाग चल रहा है, ध्यान से देखना, 4 से जा रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, इसके बाद 4 × 6 = 24, 12 × 5 = 60, यानी कि कह दोगे सर कि जितने हिंदी बुक्स हैं उस हिसाब से सिचुएशन में हिंदी बुक्स के कुल 5 स्टैक्स बनेंगे। अब यहां पे फाइनली क्या है सर, मैथ्स की कहानी। तो मैथ्स बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे, कह दोगे सर टोटल मैथ्स बुक्स की संख्या है 336, इसको डिवाइड कर देंगे एक स्टैक में बुक्स का कितना नंबर है, तो 48 से। तो देखो यहां पे 224 यहां पे हो जाएगा 2 × 1 = 2, इसके बाद सर 2 × 6 = 12, इसके बाद 2 × 8 = 16, इसके बाद देखो यहाँ पे ये किससे 4 से जा रहा है, 4 से चला जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, उसके बाद 7 × 6 = 42, यानी कि कह दोगे सर कि जितने मैथ्स बुक्स है उसके हिसाब से मैथ्स बुक्स के टोटल 7 स्टैक्स बनेंगे। तो सवाल जो पूछ रहा था आपने कैलकुलेट कर लिया है, आपने यहाँ पे तुरंत कैलकुलेट कर लिया है सर कि सवाल के हिसाब से इंग्लिश बुक्स के 2 स्टैक्स बनेंगे, हिंदी बुक्स के 5 स्टैक्स बनेंगे और मैथ्स के बुक्स के 7 स्टैक्स बनेंगे। सर फटाफट इतना पहले नोट डाउन करो। अब देखो, तो सवाल यहां पे ऑलरेडी थोड़ा सा टेढ़ा था। अब देखो सवाल इसमें और भी बहुत सारी चीजें पूछ सकता था। सवाल आपसे यह पूछ सकता था कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने बनेंगे बुक्स के, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स भी आ जाएंगे सर इजीली, सबको जोड़ दो भैया। 7 मैथ्स बुक्स के स्टैक्स हैं, 5 हिंदी बुक्स के स्टैक्स हैं, 2 इंग्लिश बुक्स के स्टैक्स हैं, सबको जोड़ दो। 7 + 5 12 + 2 14, तो टोटल स्टैक्स ऑफ बुक्स पूछता तो कहते थे सर टोटल 14 स्टैक्स हैं, जिनमें से 2 स्टैक्स इंग्लिश के बुक्स के हैं, 5 स्टैक्स हिंदी के बुक्स के हैं, 7 स्टैक्स मैथ्स के बुक्स के हैं सर। अगेन सवाल आपसे यह भी पूछ सकता था कि फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, यानी कि सवाल यह भी पूछ सकता था कि बताइए हर एक स्टैक में कितने बुक्स होंगे। तो ये पूछ देता तब तो बहुत इजी सवाल हो जाता। ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि हर एक स्टैक में 48 बुक्स हैं। सर फटाफट नोट डाउन करिए कहानी। मजा आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। तो वो चीज जो कि सबको खतरनाक लगती है अब तुम्हें बिल्कुल मजेदार लग रही होगी सर, बिल्कुल मजेदार लग रही होगी। तो क्लियर है कहानी, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे ध्यान दीजिएगा।
अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल और इस लेक्चर का आखिरी सवाल और एक बहुत तगड़ा सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, 180 लीटर्स ऑफ अनदर काइंड एंड 240 लीटर्स ऑफ थर्ड काइंड. He wants to sell the oil by filling the three kinds of oil in tins of equal capacity. What should be the greatest capacity of such a tin? तो फिलहाल यहां तक की कहानी समझते हैं, आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंटर को यूज करते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोगों को इतनी अंग्रेजी आती है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि सवाल के लैंग्वेज में आखिर बोला क्या जा रहा है। क्या बोला जा रहा है सर, समझना। तो बोला ये जा रहा है सर कि एक व्यापारी है जिसके पास 3 अलग अलग टाइप के तेल अलग अलग क्वांटिटीज में है। सवाल में ये बोला जा रहा है सर कि एक व्यापारी है जिसके पास 3 अलग अलग टाइप के तेल अलग अलग क्वांटिटीज में है। क्या क्या क्वांटिटीज में है सर? तो सवाल ने बता दिया है कि जो पहले टाइप का तेल है वो उसके पास 120 लीटर है, जो दूसरे टाइप का तेल है वो उसके पास 180 लीटर है, जो तीसरे टाइप का तेल है वो इसके पास 240 लीटर है। अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल कहता है कि ये जो व्यापारी है ये अपने अलग अलग टाइप के तेलों को बेचना चाहता है। कैसे बेचना चाहता है? तो इन तेलों को वो बराबर साइज के टिन में फिल करके बेचना चाहता है। ये जो अलग अलग टाइप के तेल है ना, इन्हें वो बराबर साइज के टिन्स में फिल करके बेचना चाहता है सर। तो सवाल अब आपसे पूछता है कि बताइए इस सिचुएशन के हिसाब से ये जो बराबर साइज के टिन्स जिसमें वो तेल को फिल करके बेचेगा, उस टिन की मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी क्या उसको रखनी चाहिए सर? यही आपका यहां पे सवाल है। अब देखो, अब इसको सुनते ही बच्चे कहेंगे कि सर बड़ा आसान सवाल है, कोई कंडीशन ही नहीं है सर, तो जो मेरी मर्जी वो कैपेसिटी रख लेता हूं। मान लो एक बच्चा डिसाइड करता है कि भैया मैं तो 5 लीटर कैपेसिटी के बहुत सारे टिन्स, बहुत सारे कंटेनर्स खरीद लूंगा, उसी में फिल करके ये पूरे तेल को बेच दूंगा। कोई बच्चा कहता है सर नहीं, मैं तो 10 लीटर कैपेसिटी का कंटेनर खरीदूंगा, 10 लीटर कैपेसिटी का टिन खरीदूंगा, उसी में भर के सारे तेलों को बेच दूंगा। कोई बच्चा कहा नहीं सर, मैं क्या करूंगा ना, मैं 20 लीटर कैपेसिटी के बहुत सारे टिन्स खरीदूंगा, उसमें भर के बेचूंगा। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर, मैं क्या करूंगा ना, मैं 50 लीटर कैपेसिटी के बहुत सारे टिन्स खरीदूंगा, उसमें भर के बेचूंगा। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर, मैं तो 100 लीटर कैपेसिटी के बहुत सारे टिन्स खरीदूंगा, उसमें भर के बेचूंगा। तो कहोगे सर कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो इनमें से तो कोई भी सही हो सकता है। अब समझना, यही खेल है सवाल का। सवाल में रेस्ट्रिक्शन है, सवाल में कंडीशन है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, बिल्कुल घुमा घुमा के कंडीशन दी गई है। क्योंकि यहां पे तो कोई बोल सकता है ना कि हमसे पूछा जा रहा था कि सिचुएशन के हिसाब से वो तेलों को भर के बेचने के लिए जो अपना कंटेनर, जो टिन सेलेक्ट करेगा, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो तुम बोल सकते हो सर 100 लीटर सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, यही होनी चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी, लेकिन ऐसा है नहीं सर। सवाल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ कंडीशंस हैं जो कि घुमा के आपको दी गई है। कैसे समझते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहली कंडीशन जो कि इनडायरेक्टली बोली जा रही है, मान लो तुम अपने 100 लीटर कैपेसिटी के बहुत सारे टिन्स खरीद के लाते हो तेल भर के बेचने के लिए। अब देखो, तो 100 लीटर कैपेसिटी का मान लो ये रहा एक टिन, ये रहा दूसरा टिन, ठीक है। ध्यान से सुनना, 100 लीटर कैपेसिटी का ये टिन है। अब इसके पास पहला टाइप का तेल है 120 लीटर। तो ऑब्वियस ही बात है सर कि वो जो तेल है वो पूरा टिन में भर के बेचेगा सर, ऑब्वियस ही कॉमन सेंस की बात है। तो 100 लीटर कैपेसिटी है, यानी कि सर 120 लीटर में से 100 लीटर उसने पूरा भर लिया, यानी कि ये एक जो टिन है ये फर्स्ट काइंड के तेल से पूरा भरा हुआ है। लेकिन अब देखो क्या प्रॉब्लम हो गई, अब यहां से फर्स्ट काइंड का 20 लीटर बचा हुआ है सर। तो ये जो 20 लीटर तेल है उसको अगर वो भरेगा तो टिन का इतना जगह खाली रह जाएगा सर, टिन का इतना जगह वेस्ट हो जाएगा सर, ये टिन का इतना जगह यूज नहीं हो पाया। तो क्या हो रहा है, तो यहां पे दिख रहा है सर रैंडमली अगर हम कोई भी नंबर कैपेसिटी के तौर पे सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा कई बार हो सकता है
कि बहुत सारे ऐसे टिन्स हो जो कि पूरे पूरे फिल ना हो, यानी कि उसने अननेसेसरली ऐसा कैपेसिटी का नंबर सेलेक्ट कर लिया है कि कुछ टिन्स तो खाली ही रह जा रहे हैं क्योंकि उनमें थोड़े थोड़े तेल हैं। तो नुकसान हुआ ना भैया, वो जो टिन के पैसे का उसको नुकसान ही हुआ ना, क्योंकि पूरा टिन तो भरा नहीं। और इस टाइप के आधे भरे हुए या थोड़े भरे हुए टिन को बेचना भी बहुत मुश्किल है मार्केट में, क्योंकि सर अगर कांस्टेंट कैपेसिटी के कंटेनर है तुम आसानी से बेच जाओगे, लेकिन इतना सा भरा हुआ कंटेनर है, इसको बेचने में मुश्किल भी होगी सर। तो यहां पे इनडायरेक्टली एक कंडीशन मिलती है, कंडीशन ये मिलती है कि उसको कैपेसिटी के तौर पे एक ऐसा टिन का कैपेसिटी सेलेक्ट करना है सच दैट ये अलग अलग टाइप के पूरे क्वांटिटी के तेल पूरे तरीके से आपके कंटेनर में, आपके टिन में भरे हो। यानी कि आपको एक ऐसी कैपेसिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी सर कि फर्स्ट काइंड का ये जो 120 लीटर तेल है ये उन कंटेनर्स में पूरा पूरा ऊपर तक भरा हो। इसी तरीके से जो सेकंड काइंड का 180 लीटर तेल है वो भी इन्हीं इक्वल कैपेसिटी के कंटेनर्स में पूरा पूरा भर जाए और इस टाइप की सिचुएशन ना बने। तो आपको कैपेसिटी सेलेक्ट करते वक्त अपने टिन की ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा साइज होना कि ये जो पूरे पूरे तेल है ना ये पूरे पूरे कंटेनर्स में फिल करके बेच दिए जाए। इस टाइप की कंडीशन आनी ही नहीं चाहिए कि किसी टिन में थोड़ा सा ही तेल बचा और बाकी टिन खाली रह गया। सर ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो ये वाली बात इनडायरेक्टली बोली गई है सर, हमें समझना पड़ेगा यहां पे। अगेन समझना, अगेन सर कोई भी व्यापारी अगर सुबह सुबह कोई सामान बेचने निकलता है तो यही चाहता है कि जब वो शाम में घर लौटे तो अपना पूरा सामान बेच ले, यही चाहता है सर। तो ये व्यापारी भी जब तेल बेचेगा सर तो यही चाहेगा कि इसका पूरा तेल बिक जाए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो एक और कंडीशन यहां से इनडायरेक्टली मिलती है कि आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह पूरा तेल बिक जाए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं होना चाहिए सर। ऑल क्या कंडीशंस होनी चाहिए, अगेन ध्यान से समझना। अब देखो, मान लो ये 100 लीटर वाली कंडीशन को ही देखो कि उसने 100 लीटर के बहुत सारे टिन्स मंगवा लिए। अब पहला काइंड एक टिन में पूरा भर गया लेकिन दूसरे टिन में इतना ही भरा, तो क्या वो ये कर सकता है कि चलो ठीक है इसमें 20 लीटर भरा ना, 80 लीटर की जगह है तो ये 180 लीटर में से 80 लीटर दूसरे काइंड का मिला दिया और पूरा भर दिया? क्या वो ये कर सकता है? नहीं कर सकता है सर। कॉमन सेंस की बात है कि अगर तुम्हारे पास जगह बच रही है टिन में तो तुम ये नहीं कर सकते कि तुम किरासन तेल को, तुम केरोसिन ऑयल को और तुम मस्टर्ड ऑयल को मिक्स कर दो। तुम ये तो नहीं करोगे ना सर। तुम ये चाहोगे कि हर एक कंटेनर में एक ही टाइप का तेल होना चाहिए। तुम यही चाहोगे ना कि हर एक इंडिविजुअल कंटेनर में एक ही टाइप का तेल होना चाहिए, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। यानी ये भी कंडीशन हिडन है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से कैपेसिटी अपने टिन की सेलेक्ट करनी है सच दैट हर एक इंडिविजुअल कंटेनर में एक ही टाइप का तेल होना चाहिए सर, और हर कंटेनर पूरा पूरा तेल से भरा होना चाहिए, कुछ भी बचा नहीं होना चाहिए सर। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अब आपको बताना है कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी, वो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कंटेनर की जिसमें भर के वो तेल बेचेगा सर। तो सवाल सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि इसी चीज को फटाफट तरीके से एक बार रिवाइज करवा दूं तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक व्यापारी है जिसके पास 3 अलग अलग टाइप के तेल अलग अलग क्वांटिटीज में है। उसके पास पहले टाइप का तेल 120 लीटर है, दूसरे टाइप का तेल 180 लीटर है, तीसरे टाइप का तेल 240 लीटर है। और उससे ये अलग अलग टाइप के तेलों को पूरा मार्केट में बेचना है। तो बेचने के लिए वो चाहता है कि एक ही कांस्टेंट कैपेसिटी के वो कंटेनर्स मंगवा ले, एक ही कांस्टेंट कैपेसिटी के, सेम कैपेसिटी के वो बहुत सारे टिन्स मंगवा ले बेचने के लिए, ये चाहता है। तो सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि इस सिचुएशन के हिसाब से वो सबसे बड़ी वाली कैपेसिटी उसके टिन की क्या होनी चाहिए जिसमें भर के वो तेल को बेचेगा सर। यही सवाल हमसे पूछ रहा है। और हिडन कंडीशंस क्या है? तो एक हिडन कंडीशन ये है कि हर एक टिन में एक ही टाइप का तेल होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल टिन में एक ही टाइप का तेल होना चाहिए, मिक्सचर अलाउड नहीं है। दूसरी हिडन कंडीशन ये है सर कि पूरे के पूरे जो टिन्स उसके पास है ये सारे के सारे तेल से पूरे पूरे भरे होने चाहिए, कुछ भी तेल बचना नहीं चाहिए सर। अगेन ये भी सिचुएशन ध्यान में रखनी है
कि किसी भी तेल से कोई भी टिन ऐसा भी ना हो कि हल्का भरा है, यानी कि हर एक टिन अपने कैपेसिटी तक पूरा भरा होना चाहिए सर। तो ये वो रिस्ट्रिक्शन है जो कि हिडन वे में सवाल में हमें दी गई थी। अब बताइए यहां पे सोचकर कि वो कांस्टेंट कैपेसिटी के हिसाब से अपने उस टिन की कैपेसिटी ग्रेटेस्ट क्या रखे, सबसे बड़ी कैपेसिटी का, सबसे बड़ी साइज का क्या टिन मंगवाए, क्या कंटेनर मंगवाए, जिससे उसका सारा काम हो जाए सर। यही मेरा सवाल है। सवाल समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए सर। तो सवाल की कहानी क्लियर हो चुकी है सर। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो अब सॉल्यूशन की कहानी को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले टारगेट करिए कि आपके सवाल में नंबर्स की कहानी आपको कहां कहां दिख रही है। तो कह दोगे सर कि सवाल में नंबर्स की कहानी ये रही मेरे अलग अलग टाइप के तेलों की कैपेसिटी। यानी इतना कॉमन सेंस चल रहा है कि सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो या तो इन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे या तो इन्हीं नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। सिंपल लॉजिक है सर। अब देखो, मैंने आपको पॉइंटर में बताया है कि घोड़ों का एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, घोड़ा ही आएगा। कभी भी घोड़ों का एचसीएफ एलसीएम आम या अमरूद नहीं आएगा। अगेन गधों का एचसीएफ एलसीएम निकालोगे तो गधा ही आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाथी आ जाए। यानी जो भी चीज होती है उसका एचसीएफ एलसीएम वही वैरायटी आती है। अब ये जो नंबर से ये चीज क्या है सर? तो ये एक्चुअली में मेरे अलग अलग टाइप के तेलों की कैपेसिटी है। यानी कि ध्यान में रखिएगा, यहां से जो एचसीएफ या एलसीएम से नंबर आएगा वो भी कैपेसिटी ही आएगी। अब सवाल आपसे आपके उस कंटेनर की, उस टिन की कैपेसिटी ही पूछ रहा है। यानी कि यहां पे कोई घुमा के सवाल नहीं पूछा गया। मुझे समझ में आ रहा है कि यहां से एचसीएफ या एलसीएम से कैपेसिटी आएगी और मुझसे कैपेसिटी ही पूछा जा रहा है। मतलब सीधे आंसर आ जाएगा, ये हम श्योर हो गए हैं सर। अब देखो आगे, तो सीधे आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है सर। अब मुद्दा ये हो जाता है कि सॉल्व करने के लिए सर एचसीएफ निकाले कि एलसीएम निकाले। अब ध्यान से सुनना, अब अपने पॉइंटर को यूज करें। तो पॉइंटर में हमने सीखा है सर कि गिवन नंबर्स का एचसीएफ कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होता है सर। यानी कि इस चीज को दिमाग में रखते हुए यहां पे आते हैं और अपने आंसर के लिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो यही मेरे 3 गिवन नंबर्स हैं। अब तीनों में भी सबसे बड़ा वाला कौन है? कह दोगे सर सबसे बड़ा वाला ये 240 लीटर। तो अब मैं दिमाग लगा रहा हूं कि क्या मेरा आंसर इस वाले डेटा से बड़ा हो सकता है? क्या मेरा आंसर इस वाले डेटा से बड़ा हो सकता है? इस पे दिमाग लगा रहे, अपने आप पता चल जाएगा एचसीएफ की एलसीएम। तो देखो यहां पे, तो मेरा आंसर क्या, तो आंसर क्या आप निकाल रहे हो? अपने कंटेनर के, अपने टिन की कैपेसिटी निकाल रहे हो। तो क्या हर एक टिन की कैपेसिटी 240 लीटर से ज्यादा हो सकती है? ये मैं दिमाग लगा रहा हूं, समझना। मान लो तुम यहां पे 250 लीटर का, 240 से ज्यादा रैंडमली 250 लीटर के बहुत सारे टिन मंगवाते हो। अब देखो यहां पे, अब जैसे ही मंगवाओगे तो 240 लीटर तो तुमने भर दिया इस थर्ड काइंड से, लेकिन इतनी जगह खाली रह गई। अब इसमें तुम दूसरे काइंड का तेल भर नहीं सकते हो, क्योंकि हमें पता है सर कि एक कंटेनर में एक ही काइंड का तेल होना चाहिए। और अगेन आपको यह भी पता है कितनी जगह खाली भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर एक कंटेनर पूरा पूरा भरा होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि जैसे ही तुमने अपने आंसर को गिवन डेटा से बड़ा माना तो सारी कंडीशन फेल होने लगी, जिससे यह समझ में आ जाता है सर कि मेरा जो सवाल का आंसर है ये गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता। जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे अपने गिवन डेटा का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि गिवन नंबर्स का एचसीएफ कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होता है सर। तो श्योर हो चुके हैं कि सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो बस सब चीजों की श्योरिटी मिल गई है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट एचसीएफ निकालो, सॉल्व कर लो सर। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगेन प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना आपका होमवर्क रहेगा। मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं। तो सोल्यूशन देख लो यहां पे। तो नंबर्स क्या क्या हैं? एक है 120, इसके अलावा एक है 180 और एक है 240। इनका एचसीएफ निकालना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले 120 का देखो सर, तो क्या दोगे 260 जा, इसके बाद 230 जा, इसके बाद 215 जा, इसके बाद 35 जा। यानी 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। लिख लिया सर, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। कौन कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है सर 3 बार, 2 आ रहा है सर 1 2 3 बार, 3 आ रहा है 1 बार, 5 भी आ रहा है सर 1 बार। अब 180 पे आते हैं। 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे सर तो 290 जा, इसके बाद 245 जा, इसके बाद 59 जा, इसके बाद 33 जा।
यानी 180 के फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 3 और 5। तो 2 आ रहा है सर, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। यहां पे भी कौन कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है सर 2 बार, बहुत बढ़िया सर। 3 भी आ रहा है 2 बार, बहुत बढ़िया। 5 आ रहा है सर 1 बार, लिख लिया। अब चलते हैं 240 के फैक्टराइजेशन पे। 240 पे आ जाएंगे तो कह दोगे सर यहाँ पे 2 120 जा, इसके बाद 2 60 जा, इसके बाद 2 30 जा, इसके बाद 2 15 जा, इसके बाद 3 5 जा हो जाएगा सर। यानी कि समझना बात को, यानी कि सर यहां पे अगर 240 के प्राइम फैक्टर्स देखें तो मुझे दिख रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसके लिए भी 2 3 5 तीनों आ रहा है सर। 2 3 5 इसके लिए भी आ रहा है। कौन कितनी बार आ रहा है? देखो 2 आ रहा है 1 2 3 4 बार, 4 बार 2 आ रहा है, 3 आ रहा है सर 1 बार और 5 भी आ रहा है सर 1 बार। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब हमें रूल पता है सर। क्या रूल पता है? कि हम ये देखते हैं कि मेरे गिवन नंबर्स में कौन कौन से फैक्टर्स मुझे हर बार रिपीट होते हुए मिल रहे हैं। तो यहां पे 3 गिवन नंबर्स हैं, तो ये बताइए कि तीनों गिवन नंबर्स में कौन कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि आपको हर बार कॉमन दिख रहे हैं। तो कह दोगे सर कि तीनों के हिसाब से हर बार कॉमन 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है सर। यानी कि जो HCF होगा उसमें 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा सर। किसकी क्या पावर होगी? तो कम वाली उठाते हैं सर। तो 2 की पावर है 3 2 4, तो 2 3 4 में कम क्या है? 2, तो सबसे कम वाला उठाएंगे, हमेशा याद रखिएगा सबसे कम वाला। 3 की पावर देखो तो 3 की पावर में 1 है, 2 है, फिर से 1 है, तो कम वाला कौन है? 1 उठा लेंगे। 5 की पावर में देखिए तीनों जगह पावर 1 ही है, तो जब तीनों जगह सेम ही है तो वही लिख लेंगे 5 की पावर 1। कितना आ रहा है देख लो सर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 × 3 × 5 हो गया सर। तो यहां पे 4 3 = 12, 12 5 = 60 हो गया सर। तो क्या दोगे? 60 लीटर आ रहा है HCF। यानी कि ये क्लियर होता है इससे कि सवाल ये जो बोल रहा था ना कि सिचुएशन के हिसाब से वो टिन का साइज सेलेक्ट करेगा ग्रेटेस्ट कैपेसिटी का जिसमें वो तेल भर के बेचेगा, वो टिन का साइज क्या आया सर? 60 लीटर। यानी कि अगर वो 60 लीटर कैपेसिटी के बहुत सारे टिन्स मंगवाता है तो जो भी सिचुएशन थी, जो भी कंडीशन थी, सब फुलफिल हो जाएगी सर। सारी कंडीशन इस कैपेसिटी पे फुलफिल हो जाएगी अगर वो इस कैपेसिटी के कंटेनर्स में, इस कैपेसिटी के टिन्स में तेल को भर के बेचता है सर। अब देखो यहां पे तो सवाल जो पूछ रहा था वो हमने कर लिया सॉल्व इजीली सर। सवाल पूछ रहा था कि इस टाइप की सिचुएशन के लिए हमारे इस टिन की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? हम तुरंत कह देंगे ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होनी चाहिए 60 लीटर। अब देखो सर इसी सवाल को घुमाया जा सकता था और ऐसा पूछा जा सकता था कि हाउ मेनी सच टिन्स विल बी यूज्ड फॉर ईच वैरायटी। अब मान लो ये पूछ देता कि ये जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी का तुम बहुत सारा टिन मंगवा रहे हो जिसमें तेल भर के बेचोगे, बताओ कि ये जो पूरा एक वैरायटी का तेल है, एक काइंड का तेल है, इसके लिए इस कैपेसिटी के कितने टिन्स यूज होंगे? अगेन इस सेकंड वैरायटी के तेल के लिए कितने टिन्स यूज होंगे? अगेन इस थर्ड वैरायटी के तेल के लिए कितने टिन्स यूज होंगे? बता सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे ध्यान से सुनना, उसके लिए ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो। तो हर कैपेसिटी के लिए, हर टाइप के तेल के लिए कितने टिन्स यूज होंगे, अब ये भी निकाल सकते हैं बिना किसी समस्या के। कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे तो पहले कैपेसिटी का टोटल तेल कितना है सर? क्वांटिटी में तो कह दोगे 120 लीटर है सर। और आपने यहां पे डिसाइड कर लिया है कि आपका जो टिन की कैपेसिटी होगी 60 लीटर की। तो क्या कर लेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। पता चल गया सर कितना आ रहा है? 2। यानी कि सर, यानी कि पहले काइंड ऑफ तेल के लिए 2 टिन्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से 2 टिन्स में ये पूरा माल फिल कर दिया जाएगा। अब दूसरे पे आते हैं तो इसकी टोटल कैपेसिटी 180, हर कंटेनर का साइज, हर टिन का साइज 60, यानी कि सर अगेन डिवाइड कर देंगे तो 63 जा। यानी कि कह देंगे सर कि ये जो सेकंड काइंड का तेल है, ये सेकंड काइंड के पूरे तेल को 3 टिन्स में फिट बिठाया जा सकता है। इसी कैपेसिटी में ये जो सेकंड काइंड का तेल है इसको 3 टिन्स में फिट बिठाया जा सकता है। अब इसी तरीके से थर्ड कर लेते हैं। क्या करेंगे सर, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर लेंगे 60 से तो 64 जा, यानी कि 4 टिन्स। तो क्या लिख लोगे, थर्ड काइंड के लिए हमें पूरा फिल करने के लिए तेल को थर्ड काइंड के लिए 4 टिन्स की जरूरत पड़ी सर। अब देखो यहां पे तो यहां पे पूरी सिचुएशन फुलफिल हो रही है क्योंकि
पूरा का पूरा ये जो तेल है ये इन टिन्स में पूरा पूरा फिल हो गया है सर, कुछ भी जगह खाली नहीं है, कहीं पे भी मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस तरीके से है सर कि हर एक इंडिविजुअल टिन में एक ही टाइप का तेल है, कोई मिक्सचर नहीं है सर। ये भी यहां से क्लियर हो रहा है, सारी कंडीशंस फुलफिल होती हुई दिख रही है। तो ये पूछता तो बता देते कि सिचुएशन के हिसाब से पहले वाले काइंड के तेल के लिए 2 टिन्स की जरूरत पड़ेगी, दूसरे काइंड के तेल के लिए 3 टिन्स की जरूरत पड़ेगी, तीसरे काइंड के तेल के लिए 4 टिन्स की जरूरत पड़ेगी। सवाल यह भी पूछ सकता था कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ टिन्स दैट शैल बी यूज्ड। तो सिचुएशन के हिसाब से कितने टोटल टिन्स यूज हुए हैं, क्या दोगे सर कि 3 + 2 5 + 4 9, यानी 9 टोटल टिन से आपका काम हो जाएगा। सर ये पूछता, ये भी बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फील आई, मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए सर। तो जो चीजें आम स्टूडेंट्स को डरावनी लगती है, खतरनाक लगती है, आप जैसे मेंटोर स्टूडेंट्स के लिए अब आसान हो गई है, क्योंकि आप प्रिंस सर के स्टूडेंट्स हो। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लो। तो इसके साथ इस लेक्चर की कहानी को यहीं पे करते हैं एंड। बाकी बचे हुए सवाल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर जाएंगे सर। तो उम्मीद करूंगा कि आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर आपको लग रहा है कहीं भी कोई डाउट है सर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि प्रिंस सर कभी भी फ्री होते हैं तो उस डाउट को जरूर से आपके कमेंट सेक्शन से पढ़ के वहीं पे रिप्लाई बैक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको क्लास 10th में प्रिंस सर से पढ़ने में मजा आ रहा है तो जरूर से हमारा जो चैनल है अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि लेक्चर्स का आपको रेगुलरली पता चल सके। और लेक्चर्स बिल्कुल रेगुलरली आपके लिए प्रिंस सर बना रहे हैं सर। इनफैक्ट अगर आपके कोई क्लास 9th के जूनियर्स है, 11th के सीनियर्स है, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रिंस सर 9th और 11th को भी पढ़ाते हैं सर। तो उम्मीद करूंगा लेक्चर में मजा आया, लेक्चर आपने एंजॉय किया है। तो अगर इस फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स के और भी लेक्चर्स आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो आपको चैप्टर रियल नंबर्स के सारे लेक्चर्स लाइन से मिल जाएंगे प्रिंस सर के। ठीक है सर, तो इस कहानी पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।